हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हम अपने वेबसाइट पे सामाजिक विज्ञान के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर का नोट्स अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का थक्का कौन बनाता है। तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स बनाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग हम लोग फल पकाने में करते हैं। तो एथिलीन का उपयोग हम लोग फल पकाने में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीन होता है और जो जिब्रेलिन्स होता है ये दोनों पादप में वृद्धि हार्मोन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है। तो जो घास होता है ये उत्पादक होता है, क्योंकि जो घास होता है ये अपना जो भोजन होता है ये स्वयं बना लेता है, इसलिए जो घास होता है ये उत्पादक होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1.4 kg होता है, इसे आपको याद रखना है। अगर ग्राम में पूछेगा तो यहाँ पे 1400 ग्राम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार
बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस क्लास में जीव विज्ञान के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, तो ओजोन परत को CFC गैस नष्ट कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। और ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है, तो 23 जोड़ी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर संख्या में पूछे कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 पाए जाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य यानी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्लास में मात्र जीव विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। 40 के 40 प्रश्न आप लोग यहाँ से सॉल्व करके जाइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं, तो जो मछलियाँ होती हैं ये गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मनुष्य होते हैं ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जो जाइलम होता है ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है? तो कौन करता है? तो जीन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्रहणी होता है ये किसका भाग होता है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो लाल रक्त होता है इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो पुरुषों का लिंग गुणसूत्र XY होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XX होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो ये साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? तो गंदा जल में पनपता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो पौधों के मादा भाग को जयांग कहते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है। तो एयर कंडीशनरों यानी AC में होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में होता है, और इंजनों में होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो CFC गैस होता है ये ओजोन परत को नष्ट करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो उत्तराखंड से हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो जो कुआं होता है ये भूमिगत जल का उदाहरण होता है। जो कुआं में जल होता है ये भूमि से निकला हुआ होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि घेघा किस समुदाय का प्राणी है। यहाँ पे आपको बताना है कि घेघा किस समुदाय का प्राणी है, तो ये मोलस्का का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इसमें से उभयलिंगी जंतु कौन सा होता है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लार का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि पीतरस कहाँ से निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतरस कहाँ से निकलता है, तो जो पीतरस होता है ये यकृत यानी लीवर से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत यानी लीवर होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है
कि इसमें से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। तो जो शुक्रवाहिका होता है ये मादा जनतंत्र का भाग नहीं होता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो वृषण में बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो जो हार्मोन होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे जीव विज्ञान के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे बताइए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग यस लिखिए। अगर क्लास आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग नो भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक बार बता दीजिए कि क्लास कैसा लगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके फ़ोन में गूगल होता है और एक क्रोम होता है। तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। तो यहाँ पे हम गूगल या क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा गूगल ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ASK फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आपको वेबसाइट पे 3 पोस्ट दिखेगा और ये 3 पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कि लिखा क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान 50 सब्जेक्टिव का नोट्स यहाँ से डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री में। यहाँ से डाउनलोड होगा बिल्कुल फ्री में। तब आपको करना क्या होगा, जो ये फ़ोटो है इस फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फोटो पे क्लिक कीजिएगा ये पोस्ट ओपन होगा और आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते जाइए। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि सामाजिक विज्ञान यानी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डाउनलोड करने का लिंक। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान 50 सब्जेक्टिव और यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल दिया है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। कैसे डाउनलोड होगा, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन है, बस आप लोग क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे विज्ञान साइंस का 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका नोट्स आपको फ्री में डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फोटो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फोटो पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट ओपन होगा। इसके भी पोस्ट के आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइंस और यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। तो बस इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा विज्ञान का भी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। और ये सभी प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं।
अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड करने के बाद कहाँ पे जाता है, तो जो आपका फ़ोन का फाइल मैनेजर होता है और उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे जाके सेव होता है। तो आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। अब अगला क्लास यहाँ पे 8:30 बजे लाइव क्लास होगा। तो लाइव क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, उसमें सभी विषयों का क्वेश्चन रहता है, काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।